Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का रनिंग टॉपिक जो था that is all about सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को लेकर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के अंदर ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स अपने डिवोट कर चुके हैं. टुडे इज बेसिकली योर लास्ट लेक्चर विद सम क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल. हम लोग साथ के साथ इसके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. छोटा सा टॉपिक है, क्लियर. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द पार्ट बी. क्लियर. पार्ट बी दैट मींस फर्स्ट आपका कॉर्पोरेट लॉ था, कंपनी लॉ था, एंड नेक्स्ट ऑन जो आपके अदर लॉज हैं, अदर लॉज में से नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा कंपनी लॉ से ब्रेक लेते हैं. क्लियर. एंड सर बेसिकली यहां तक अगर मैं डिस्कशन की बात करूं जो प्रीवियस क्लास के अंदर हम ले चुके, दैट इज ऑल अबाउट वेरियस फॉर्म्स आप लोगों ने रीड आउट करे सर, जो अलग अलग टाइप के लिए आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे विद द रजिस्ट्रार, इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट ऑल्सो, जो रजिस्ट्रार इन रिटर्न आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. अभी तक हम लोगों ने नियर अबाउट 6-7 फॉर्म्स रीड आउट कर चुके, जिसमें से CHG1 एंड CHG9. जो CHG1 आपका क्या था नॉर्मल के केस में, एंड डिबेंचर्स के लिए CHG9 इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन प्लस मॉडिफिकेशन देयर टू ऑल्सो. आपको ये फॉर्म ROC के पास विद इन द 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज क्या करना होगा, फाइल करना होगा. एंड इवन वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले विद इन या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. 30+30+60 डेज बाय पेइंग एडिशनल फीस, बाय पेइंग एड वैलोरम फीस. क्लियर. वो डिस्कशन हमारी हो चुकी है. एंड CHG2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन. क्लियर. एंड अगर मॉडिफिकेशन का केस था तो CHG3 आपको मिलेगा. एंड CHG4 बेसिकली सर फॉर्म है जो आप सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज के लिए क्या करेंगे, फाइल करेंगे, जो CHG5 के अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज ROC की ओर से मिल जाएगा. अभी तक तो सर ये वेरियस फॉर्म्स थे जो हम लोगों ने क्या किए, डिस्कस किए. क्लियर. लास्ट लेक्चर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आया कि सर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन की फॉर्म फाइलिंग आप करवाते हैं, इवन अगर आप अपना चार्ज सेटिस्फाई कर देंगे तो आप सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए भी विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सर अब चार्ज सेटिस्फाई करवाने की बात है तो नेचुरली सर आप अपना चार्ज हटवाओगे तो सही. ये थोड़ी है आप जैसे मान लो मैंने बैंक वालों को पूरा पैसा दे दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरा पैसा मैंने पे आउट कर दिया, बैंक वाले कभी नहीं कहेंगे. अब जल्दी किसको होगी, मुझे, कंपनी को जल्दी होगी कि सर चार्ज को फटाफट क्या करवाओ, क्लियर करवाओ. ऐसे ही ना कंपनी के रिकॉर्ड्स में, कंपनी की वो MCA की साइट पे अभी भी शो कर रहा है क्या कि इन एसेट्स के ऊपर क्या है, चार्ज क्रिएटेड है, जबकि सर मैं तो सारा का सारा पैसा दे चुका. तो सर वही तो समझा रहे हैं कि अगर आप अपना डेट क्लियर कर चुके हो, रीपे कर चुके हो, वो भी 100% था, नॉट पार्शियली. अगर कंप्लीट डेट आप पे आउट कर चुके हैं तो आप अपना सर सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या करवाएं, चार्ज करवाएं, और अपना रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल क्या करवाएं, सही करवाएं. ठीक है सर. वन ऑफ द कंडीशन इज नॉर्मली दिस. क्लियर. एंड नेक्स्ट ऑन कुछ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके पास क्या आया, क्या सर ये तो था चलो जब कंपनी इंटीमेट कर रही है, कंपनी इंटीमेट कर रही है फॉर दी किस पर्पस के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. आपने अप्लाई करा, अप्लाई करते ही क्या ROC डायरेक्टली उस चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा या कुछ फॉर्मेलिटी परफॉर्म करेगा, चार्ज होल्डर से पूछा जाएगा. बाकी सुनने नहीं आए भाई, अपना प्रॉपरली इसको रिवाइज करा करे साथ साथ जो भी है. क्लियर. इवन जो आप लोगों को वीकेंड्स पे ब्रेक्स मिलती हैं वो आपके पर्पस के लिए ही दी जा रही हैं. क्लियर. अदरवाइज सिलेबस तो सर नेक्स्ट ऑन होता ही दिखेगा, बट हम स्टिल फिर भी स्लो चल रहे हैं कि आप लोग उसको साथ साथ क्या करें, प्रॉपर वे से कवर अप करते रहें. क्लियर. एंड पार्टिसिपेशन इज मस्ट, ना कि एसी की ठंडी हवा आराम से ले रहे हैं मस्त. क्लियर. सो बेसिकली अगर आपने फॉर्म वहां पे फाइल किया फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, रजिस्ट्रार डायरेक्टली कभी भी
फॉर्म आपका रजिस्टर्ड नहीं करेगा, डायरेक्टली सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे पूछेगा? चार्ज होल्डर से। अगर सर पूछेगा तब अगर जो फॉर्म था वो सिर्फ कंपनी की ओर से साइन था, चार्ज होल्डर के साइन उसके अंदर नहीं थे। बट सर अगर चार्ज होल्डर के साइन हैं देन रजिस्ट्रार को कोई ऐसे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी सर पूछना बनता था, क्यों? बात बहुत बड़ी है। अगर मैंने चार्ज क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो सर अल्टीमेटली कल को बैंक मेरे पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है कि सर आपने हमसे एक बार पूछा क्यों नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे पे आरओसी से पूछ सकता है क्या कि सर आपने चार्ज कैसे सेटिस्फाई कर दिया, जो फॉर्म इन्होंने फाइल करा था क्या उसके अंदर मेरे साइन थे? उसके अंदर मेरे साइन नहीं थे, तो आपकी फॉर्मेलिटी बनती थी एक बार मेरे से पूछना। अच्छा रिप्लाई आए ना आए, तुमने तो पूछा ना। इसीलिए रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि आप अपने ऑब्लिगेशंस क्या करें, सही परफॉर्म करें। क्लियर? ओके। इन दोनों केसेस में क्या था, कंपनी से इंटीमेशन आ रही थी किस बात की? चार्ज को सेटिस्फाई करवाने की। बट सर व्हाट इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी? इज देयर एनी पावर ऑफ आरओसी कि वो अपने आप वो जो है अपना चार्ज जो है उसको सेटिस्फाई कर सकता है? यस। क्लियर? सर अगर नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द कंपनी है बट सर ऑन सम एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, क्लियर, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं किस बात से? 3 पॉइंट। पहला, द डेट हैज बीन रीपेड इन फुल, नॉट पार्शियली, इन फुल। सेटिस्फेक्शन वर्ड आएगा ही कब? 100% रीपेमेंट, सारा पैसा वापस। नंबर 2, द प्रॉपर्टी चार्ज हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम, सर जब चार्ज होल्डर ने ही रिलीज कर दी तो मैं कौन होता हूं उसको रखने वाला? तो आप भी सर इसको क्या करो, सेटिस्फाई करवा दो ना। एंड next on the property charged has ceased to be property of the company। तो सर ये नेक्स्ट ऑन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें यहाँ पे इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? अब आप यहाँ पे कहेंगे सर आरओसी को कैसे पता लगेगा? आपकी हर साल एनुअल फाइलिंग तो जा ही रही है ना, हर साल एओसी 4 के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं, फाइल हो रही हैं विद द रजिस्ट्रार, तो सर वहां से वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और कंपनी में तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर इतनी ज्यादा होती हैं, ईच एंड एवरी वर्ड वहां पे क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो सर कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। और वैसे भी जब ये सेटिस्फाइड होगा तभी ये अपने आप में क्या करेंगे, सेटिस्फेक्शन का केस करेंगे ना। नहीं ऐसी थोड़ी कि सर जिस मर्जी का देखा जी सेटिस्फेक्शन इन्होंने कर दी। सर पावर है बट इन फॉलोइंग केसेस। एंड जैसे ही सर आप ये रजिस्टर कर देंगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर देंगे, आप 30 डेज के अंदर अंदर कंसर्न्ड कंपनी को एंड चार्ज होल्डर को नोटिस भेज दो कि मैंने आपका जो चार्ज था वो क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया। क्लियर? ये था पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का सेटिस्फेक्शन को लेकर। एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्ड रीड आउट किया था, सर अगर चार्ज होल्डर, वैसे तो कंपनी की ड्यूटी बनती थी, अगर चार्ज होल्डर आरओसी के पास जा रहा है किस बात के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन और फॉर द मॉडिफिकेशन या वॉट एवर। क्लियर? तो इन दैट केस द चार्ज होल्डर हैज द राइट, किस बात का राइट, कि वो कंपनी से अपनी सारी फीस जितनी पे आउट करी है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ईच एंड एवरी पेनी जो उसने पे आउट करी है, एक एक पैसा वो कंपनी से क्या कर पाएगा, रिकवर कर पाएगा। हाँ बट सर चार्ज होल्डर आ रहा है तो वहां पे आरओसी की ड्यूटी बनती है कि एक बार कंपनी से पूछ ले, देन ये सारा प्रोसेस गोज ऑन चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट ऑन, आज हमारा छोटा सा ही पार्ट है, प्लस कुछ मॉड्यूल के 6-7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम लोगों ने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। क्लियर? सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। पढ़िए जी। पावर ऑफ सीजी टू एक्सटेंड द टाइम, to extend the time for giving intimation of satisfaction of the charge and to order rectification of any omission or mistake. Yes, provisions contained in the act. Applicability. पढ़िए जी। Section 87 applies if there is an omission to the given intimation of payment, satisfaction of the charge to the registrar within the time limit prescribed under the regulation. वही बात है ना सर, अब देखो कहीं ना कहीं पावर तो फिर भी रखी जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पावर को इस यूज करके टाइम लिमिट को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। जैसे तुमने कहा था विद इन 30 डेज,
फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट आप सेटिस्फेक्शन के लिए रजिस्ट्रार को क्या करें, अप्लाई करें। तो क्या सर 30 डेज मतलब 30 डेज नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इस टाइम लिमिट को क्या कर सकती है, एक्सटेंड भी कर सकती है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे अब ये कोविड की सिचुएशंस में बहुत सारी डेड लिमिट्स, टाइम लिमिट्स जो हैं वो क्या कर दी गई थी, बार बार एक्सटेंड कर दी गई थी। तो वो एक्सटेंड करने की पावर होती ही किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हर लॉ के अंदर, हर पॉइंट के अंदर इन्होंने अपने पास कोई ना कोई राइट्स, कोई ना कोई पावर्स क्या कर रखी हैं, रिजर्व कर रखी है। सर बढ़िया बात है अगर रखी हुई है, नहीं अदरवाइज डेड लिमिट जो लॉ में लिख दी गई उसी के अकॉर्डिंग टू वर्क होगा एंड आपके ऊपर फिर क्या लगेंगी, पेनल्टीज। बढ़िया सर ये टाइम लिमिट एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर। जैसे एजीएम की, कोविड के टाइम एजीएम की स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि 30th से पहले, 30 सितंबर से पहले पहले आपको एजीएम करवानी होगी। इधर से तो कोविड की सिचुएशन है, सीधा ही 31 मार्च, पहले 31 दिसंबर, 3 महीने एक्सटेंड कर दी, फिर 3 महीने एक्सटेंड कर दी। ये एक्सटेंशन क्यों हो रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर्स। क्लियर। देयर इज, या फिर देयर इज कोई ओमिशन, कोई मिसस्टेटमेंट ऑफ any particulars clear in any filing previously made to the registrar with respect to sir registration को लेकर, modification को लेकर, satisfaction को लेकर। अगर तुम्हें लगता है कि आपसे omission हुई है, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई misstatement हुई है, तो सर you can also file the same। चिंता ना करें, कोई बात नहीं, आपको हम सही करने का टाइम दे देंगे, रेक्टिफिकेशन करने का टाइम दे देंगे। ओके, पावर ऑफ सीजी पढ़िए। सीजी इज एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डर दैट, पढ़िए द नंबर 1, The time for giving intimation of payment or satisfaction of a charge shall be। सर आपको हमने वो टाइम लिमिट क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एंड वो जो भी तुम्हारी ओमिशन या मिस स्टेटमेंट जो तुम कह रहे थे रजिस्ट्रेशन में, मॉडिफिकेशन में या सेटिस्फेक्शन में, कर लो। क्या सर, द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड to the registrar with respect to the registration, modification or satisfaction of charge, वर्ड कुछ नहीं है, लास्ट वर्ड इज shall be, rectified कर लो। और पावर क्या होगी सर, ये तो आपने वही बात है ना, एक्सटेंड कर रखा है। आप एप्लीकेबिलिटी पढ़ लो, सीजी की पावर्स तो उसके नीचे क्या होंगी सर, जो टाइम लिमिट है लो जी एक्सटेंड कर दिया गया, वो जो ओमिशन मिसस्टेटमेंट कह रहे थे रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर। एंड व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, CG may impose such terms and conditions as it may deem just and expedient। सर जो उसको टाइम के अकॉर्डिंग टू क्या लगेगा, सही लगेगा, वो सारी टर्म्स कंडीशन ऑर्डर पास करते हुए ये लगा सकते हैं। मैंडेटरी भी नहीं है बट पावर फिर भी रखी हुई है कि सर मेरी मर्जी, अगर मैं कुछ टर्म्स कंडीशन उस ऑर्डर के साथ लगाना चाहता हूं तो मैं लगा सकता हूं। क्लियर। चलिए, कंडीशंस फॉर exercise of powers by CG. CG is empowered to make such an order if an application made to CG by the company or any other interested person। सर हो सकता है ना कि सर आप इतना मतलब क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस केस के अंदर, सर मेरे को अप्लाई करा ना किसी ने, या तो कंपनी खुद ही अप्लाई कर रही है। कंपनी किस बात के लिए अप्लाई कर रही है, सर हमें टाइम लिमिट एक्सटेंड करवाई जाए, या हम जो ओमिशन या मिसस्टेटमेंट उसको सही करना चाहते हैं। सीजी कहती है मेरे पास एप्लीकेशन आई है, मे बी बाय कंपनी और मे बी बाय एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन, मे बी बैंक वालों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर होल्डर, या जिससे भी तुमने पैसा पकड़ा होगा, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उस चार्ज के अंदर, उनके द्वारा एप्लीकेशन आई है। मैं ऐसे थोड़ी कर रहा हूं कोई ऑर्डर। पढ़िए एंड, ओके, एप्लीकेशन आई एंड आगे बढ़ क्या लिखा हुआ है, CG is satisfied that omission to give intimation of payment or satisfaction of charge or omission or misstatement of any particular, कुछ भी सर, कुछ भी जो तुम ऊपर गलतियां करके आए हो, पहला टाइम लिमिट के अंदर तुमने सेटिस्फेक्शन, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, या तुमने क्या करी, ओमिशन या क्या करवाई, मिसस्टेटमेंट इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड, वाज सीजी सेटिस्फाइड है। सीजी सेटिस्फाइड है कि वो जो गलतियां हैं वो सर एक्सीडेंटल गलती से रह गया होगा, चलो ठीक है ना, ड्यू टू इनएडवर्टेंस, ड्यू टू सम अदर सफिशिएंट कॉज, नॉट ऑफ अ नेचर। और सर मतलब इतना भी कोई बहुत बड़ा गलती नहीं करी जिससे मतलब पब्लिक को कोई नुकसान हो। क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑफ अ नेचर विच में प्रेजुड्यूस, विच में हार्म, क्रिएट हार्म द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सर कोई सीरियस इशू नहीं है, अगर हम अलाउ कर भी देते हैं ना
किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, वो पहले गलती से रह गया होगा, कुछ सफिशिएंट कॉज होगा जिसके कारण ये कंपनी नहीं कर पाई, या ओमिशन हो गई या मिस स्टेटमेंट हो गई, कोई इशू नहीं सर, इनको पावर है, आप इनको ऑर्डर पास करो कि जो रेक्टिफिकेशन करनी है या जो टाइम लिमिट हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर अंदर फाइल करो, कोई 1% दिक्कत नहीं है। बट सर वही बात आ गई, अगर विद इन द टाइम आप फाइल नहीं करोगे तो तुम्हें सीजी के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर चार्ज क्रिएट हुआ डायरेक्टली फॉर्म फाइल करो और अपनी फॉर्मेलिटीज को क्या करो, पूरा करो, सीजी के चक्कर में मत पड़ना। मानना पावर है बट सर सेटिस्फाई तो करवाना पड़ेगा। अब वो क्या टर्म्स कंडीशन लगाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स तुमसे मांगेंगे, क्यों इतने झंझट में पड़ना सर, पहले ही फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते। जैसे नॉर्मली आपने क्या पढ़ा, 30 प्लस 60, मैं फिर भी नहीं करवाया, तो अब चार्ज क्रिएट करवाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए तुम्हें अप्लाई करना होगा किसको, सीजी को, कि सर वी हैव सफिशिएंट कॉस्ट, जिसके कारण वही तो कॉस्ट बता, अब वो सेटिस्फाइड होंगे या मे बी नहीं होंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज मांगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्यों इतने चक्कर में पड़ना। चलो ठीक है सर, लॉ में तो प्रोविजन लिखी गई कि है, सीजी फिर भी आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा, बट कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि सीजी आपको ऐसे भी नहीं ऑर्डर पास कर देगा कि जब मर्जी आप अपनी टाइम लिमिट एक्सटेंड करवा सकते हो या कोई रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, ऐसा भी नहीं। ये प्रूव करने पड़ेंगे और सीजी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, सर वो एक्सीडेंटल मिस्टेक, वो ड्यू टू सफिशिएंट कॉस्ट थी एंड नॉट ऑफ सच नेचर जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या है, क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रूव कर दो, ले लो ऑर्डर, और ऑर्डर के साथ में भी मैं क्या लगा सकता हूं, टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट मे डीम फिट एंड एक्सपीडिएंट। क्लियर, पढ़िए जी। प्रोविजंस कंटेन्ड in rule 12 of the company's registration of charges. इसका फॉर्म आ गया आपके पास, अभी ये एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन का फॉर्म तो भी होगा, क्या लिखा हुआ है जी, CHG 8, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है। मतलब ये जो ऊपर तुम सेक्शन 87 के अंदर अप्लाई करने की बात कर रहे थे, एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, वो एप्लीकेशन CHG 8 के अंदर है। पढ़िए, CG में on application filed in form number CHG 8 in accordance with section 87, direct rectification of omission or misstatement of any particulars in any filing previously recorded, जो भी होंगी, yes, next is with registrar with respect to any charge or modification thereof, or with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made in pursuance of section 82। यार whatever तेरा जो मैटर है ना, कर लो, मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, रेक्टिफिकेशन करने का जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं ना। अब आप जो करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है। क्लियर। नंबर 2, या तुमने मुझसे क्या मांगा था, टाइम, या तो तुम रेक्टिफिकेशन के लिए बोल रहे हो या मेरे से तुम क्या मांग रहे हो, टाइम। बट ध्यान रखना, CHG 8 फाइल करना जरूरी है, अप्लाई कर, पहले अप्लाई कर, सेटिस्फाई करवा, एंड अगर करवा गए तो जो तुम मांग रहे हो वो आपको दे देंगे। क्या, डायरेक्ट extension of time for the satisfaction of charge if such filing is not made within a period of कितना, 300 days from the date of such payment or satisfaction। करवा लो सर, कोई इशू नहीं। वैसे तो 30 डेज कहा था, बट यहाँ पे वही बात है ना, एडिशनल 270 डेज आपको और मिल गए। बट सर वही बात है, प्रूव करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तब ये पावर वो आपको देंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे चलिए, पनिशमेंट फॉर contravention। Yes, please. Punishment for the company if the company contravenes any provision of the chapter registration of charges। अब इनका ओपन क्लोज है, पूरे टॉपिक में एक ही पनिशमेंट, सीधा 77 सेक्शन से लेके 85 तक, कोई भी नॉन कंप्लायंस अगर आप करेंगे, कंपनी के ऊपर सीधी 5 लाख रुपए की क्या होगी, पेनल्टी। लिखने की बात होती है, जल्दी जल्दी वही बात है ना, सब चलता है, सिस्टम बन जाते हैं। 5 लाख रुपए की पेनल्टी कौन कंपनी पे करती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और आपने पावर्स सीजी को इतनी प्रोवाइड कर रखी हैं, सीजी को तो सेटिस्फाई करवा ही देंगे किसी ना किसी वे से। क्लियर। तो इतनी पेनल्टी कोई नहीं पे करता, बट वही बात है, चलो लॉ में तो प्रोविजन है सर, लिखा तो हुआ है। क्लियर। अगर स्ट्रिक्ट हो जाएं तो अल्टीमेट 5 लाख रुपए भी आपको देने पड़ेंगे पेनल्टी। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितनी है, 50,000। एंड लायबिलिटी फॉर जो विलफुल डिफॉल्टर्स होंगे, यस, इफ एनी पर्सन willfully furnishes any false or incorrect information or knowingly suppresses any material information
रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जो 77 के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए थी, जहां विलफुल आ गया, विलफुल तो होता ही फ्रॉड है, एंड फ्रॉड मींस 447, तो चलेगा चलेगा सर, वो छोड़ेंगे थोड़ी। क्लियर? तो सर अगर फ्रॉड इंटेंशन है या इंटेंशनली आपने वो मटेरियल नोइंगली आपने वो क्या किया, सुप्रेस किया, छुपाया, ओमिट करा, तो सर अल्टीमेटली वहां पे तो फिर 447 आपके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। यस प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। हाँ, फिक्स्ड चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, दो तरह के चार्जेस होते हैं, वन इज फिक्स्ड, जिसको तुम स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, ऑन पर्टिकुलर एसेट, नॉट क्लास, पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट ऑन पर्टिकुलर एसेट, बेसिकली ऑन क्लास ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट। एक तो होता है जी ये बिल्डिंग का चार्ज आपके पास, दैट इज फिक्स्ड चार्ज। एक होता है जी लैंड एंड बिल्डिंग, जितनी भी कंपनी है, कंपनी की जितनी लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर आपका चार्ज है। अब कौन सी बिल्डिंग, ये तो नहीं, मैंने क्लास ऑफ एसेट दी, मैंने क्या दिया, क्लास ऑफ एसेट। क्लियर? पढ़िए सर, फिक्स चार्ज इट इज क्रिएटेड ऑन, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, सम आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल जो है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, बट इधर इट इज क्रिएटेड ऑन किसके ऊपर, क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जैसे मोस्टली फ्लोटिंग चार्ज जो लगता है ना, वो किसके ऊपर लगता है सर, करंट एसेट्स के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर, कि सर हम अपने स्टॉक का चार्ज आपको देते हैं, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो इसका मतलब ये नहीं है जो स्टॉक पड़ा है वो यहीं पड़ा रहेगा, मैंने स्टॉक क्लास ऑफ एसेट का चार्ज दिया, सर स्टॉक तो आता जाता रहेगा, बट इतना पता है कभी भी हमने गड़बड़ करी ना, कभी भी आपको लगा कि आपका पैसा सिक्योर नहीं है, कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करेगी, ऐसे करना, उस टाइम जो स्टॉक पड़ा होगा ना आप चार्ज ले लें। मैंने ये तो नहीं कहा कि यही स्टॉक, मैंने क्या कहा, जो पड़ा होगा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जैसे डेटर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होते हैं, मैंने सर डेटर्स का चार्ज आपको दे दिया, डेटर्स का चार्ज देने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि ये पर्टिकुलर पर्सन, अरे डेटर्स तो मूविंग है, ये तो मूविंग एसेट्स होती हैं, आएंगी जाएंगी, चेंज होते रहेंगे, बट जब भी तुझे लगा कि कंपनी गड़बड़ कर रही है, ऑन दैट डेट जब कहेगा वो डेटर्स दे। क्लियर? पढ़िए जी आगे। यस, अब इसमें मेन फर्क क्या है सर, जो तो फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या हुआ, आप ही उस एसेट के करता जाता है, तेरे से बिना पूछे कंपनी उन एसेट्स में डील नहीं कर सकती, पर विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर से बिना पूछे the company cannot deal in such asset in the ordinary course of business. For example, that is the company cannot, अच्छा डील करने का मतलब यूज करना, ये नहीं, यूज तो कर सकती है, कैन नॉट क्या लिखा हुआ है, सेल, आगे बेच नहीं पाओगे सर मेरे से बिना पूछे, क्योंकि वो फिक्स्ड चार्ज था, मेरे से बिना पूछे आप आगे सेल कैसे कर सकते हो जब तक मेरी सहमति बीच में नहीं है। क्लियर? एंड द कंपनी कैन नॉट क्रिएट अ सब्सिक्वेंट चार्ज हैविंग प्रायोरिटी ओवर सच चार्ज, मतलब ही नहीं। अब जैसे कई बार मैंने आपसे 1 CR की बोरिंग करी, 1 करोड़ रुपीस मैंने क्या करे, आपसे बोरो करे। क्लियर? आपने अपनी कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग की वैल्यू तो बहुत है, सुखनाल चंडीगढ़ में 10 करोड़ की बिल्डिंग है जी, आपने उसका चार्ज मुझे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, बट सर पहली बात वो चार्ज कौन सा था, फिक्स चार्ज, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का चार्ज मेरे पास है, बट सर चार्ज की वैल्यू तो भी देखो ना, वैल्यू कितनी है, 10 CR, मैंने लेना कितने, सिर्फ 1 CR। क्या कंपनी नेक्स्ट ऑन उस बिल्डिंग को सब्सिक्वेंटली चार्ज पे नहीं दे सकती? दे सकती है, बट पहले से पूछकर उससे बिना पूछे, जिसका पहला चार्ज है उसका पहला ही रहेगा। अच्छा, ये को मतलब नहीं है जो सब्सिक्वेंट चार्ज होंगे उनको तुम प्रायोरिटी दे रहे हो मेरे से पहले, क्या हो गया भाई, सबसे पहले चार्ज किसका क्रिएट हुआ, मेरा क्रिएट हुआ, तो प्रायोरिटी तो मेरी ही रहेगी। हाँ, बेचना है मेरे से बिना पूछे, चार्ज देना है मेरे से बिना पूछे, विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट आप नेक्स्ट ऑन नहीं कर सकते, एंड अगर आपने करा इट विल बी कॉल्ड एज इनवैलिड। सर वो वॉइड माना जाएगा, मैंने तो पहली लॉ में क्या लिखा हुआ है,
कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यू डोंट हैव एनी पावर टू डील विद दैट एसेट्स. नंबर वन, यू कांट सेल टू एनीबडी. क्लियर? यू कांट क्रिएट सब्सिक्वेंट चार्ज हैविंग प्रायोरिटी ओवर मी. सर मतलब ही नहीं सर. क्लियर? इधर विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट, the consent of the charge holder, the company can underline can deal, the company can deal in such an asset in the ordinary course of business. करो सर, करो, यूज करो. फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे लिखा हुआ है स्टॉक या डेटर्स, इसमें कौन सा कोई दिक्कत है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते? ये तो वैसे भी मूविंग स्टॉक है, मूविंग एसेट्स है, इनमें तो कॉमन सी सेंस है सर, ये चलता रहेगा. और हमने सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर तुम्हें चार्ज नहीं दिया, फ्यूचर के ऊपर भी दिया. मैंने आपको क्लास के ऊपर, क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर दिया कि जो उस टाइम पे स्टॉक होगा या डेटर होगा सर, यू हैव द चार्ज. बट सर ये मूविंग रहेगा. क्लियर? ये मूविंग रहेगा. आगे बढ़िए. बिल्कुल डेटर्स का ही पार्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपके जितने हैं. यस. फिक्स्ड charge is generally created on fixed assets like land, building, plant and machinery. बिल्कुल. and floating charge is generally created on such asset as are always जो क्या होती हैं, circulating. for example stock debtors, यहाँ पे लिख ले एक वर्ड जो मतलब ईयरली क्या करती रहती है, मूव ऑन करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं. उन एसेट्स के ऊपर ये क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड होता है. फ्लोटिंग जो फ्लोट करेगा, फिक्स्ड विच रिमेन्स फिक्स्ड. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सर एक नया टर्म इंपॉर्टेंट है ये, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. वैसे तो तुमने जो दिया था वो कौन सा चार्ज था, फ्लोटिंग. बट व्हेन इट केम्स टू एन एंड, जब तुम्हारा फ्लोटिंग चार्ज खत्म हो जाए, फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. पढ़िए. मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन means that the right of the company to deal in the assets which are the subject of floating charge comes to an end. सर जिन एसेट्स के ऊपर हमने आपको राइट दे रखा था ना, किस बात का राइट टू डील, कि आप विदाउट ऑब्टेनिंग का कंसेंट क्या कर सकते हो, इनको डील कर सकते हो, यूज कर सकते हो. अब नहीं सर, अब खत्म है काम. कम्स टू एन एंड. और वो भी सिचुएशंस होंगी, ऐसे थोड़ी करूंगा. अच्छा पहले फ्लोटिंग देके बाद में क्या कह दूंगा, फिक्स. कोई तो कारण होंगे कि जो आप ये क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, फ्लोटिंग चार्ज खत्म करके उसको फिक्स्ड चार्ज बना रहे हो, कोई तो कारण होगा. पढ़िए. केसेस इन विच crystallization takes place यस, where the company is ordered to be wound up. अब थोड़ी छोड़ूंगा. वाउंड अप. कंपनी तो सर क्या सिचुएशन में जा रही है, वाउंड अप में ऑर्डर तो हो चुकी, अब तो सर फ्लोटिंग चार्ज छोड़ दो. अभी भी स्टॉक में डील करोगे क्या? अब तो मेरी चीज है वो, अब सर वो फिक्स हो चुकी. क्लियर? अब नहीं तुम्हारे पास राइट है कोई डील करने का. या कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया, तो सर मेरे को तो रिकवरी चाहिए अपने पैसे. अब फ्लोटिंग चार्ज नहीं, वो क्या बन जाएगा, फिक्स चार्ज बन जाएगा. एंड वेयर अ रिसीवर और मैनेजर इज अपॉइंटेड, अभी भी किसी का आना बाकी है क्या? रिसीवर तो अपॉइंट हो गया, मैनेजर तो आपका अपॉइंट हो गया. दैट मींस कंपनी सर सही काम नहीं कर रही, कंपनी में गोइंग कंसर्न का खतरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. तो छोड़ो परे सर, इनको कहो जी फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, फिक्स चार्ज है. आज के बाद आप मेरे से, मेरी बिना परमिशन के कोई भी एसेट्स के साथ जिनका चार्ज मेरे पास है, आप यूज नहीं कर पाएंगे. एंड वेयर द कंपनी makes a default in payment of interest or repayment of principal to the charge holder. लो पंगा भी किससे ले रहे हैं, मेरे से. मेरी ही इंटरेस्ट की रीपेमेंट, मेरी ही प्रिंसिपल की रीपेमेंट का आपने क्या करा, डिफॉल्ट करा. तो जो मैंने आपको लीनियंट परमिशंस दे रखी थी क्या, कि आप लोग उन एसेट्स में क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो जिनके ऊपर मेरा क्या था, फ्लोटिंग चार्ज. आज के बाद कोई फ्लोटिंग चार्ज नहीं. बंदे बन के उसको प्रॉपरली फिक्स चार्ज में रख दो. आप एक तरफ तो, अच्छा मैं भी लीनियंट क्यों था, क्योंकि मेरे को मेरी इंटरेस्ट, मेरे को मेरी प्रिंसिपल पेमेंट मिलती जा रही थी. पर जब डिफॉल्ट करने शुरू कर दिए, मैं तो सर सिक्योर्ड होने के पॉइंट से मैं तो उसी टाइम रोक दूंगा. क्लियर? मैं तो उसी टाइम रोक दूंगा कि नहीं सर, कोई भी स्टॉक, कोई भी डेटर्स नेक्स्ट ऑन आप यूज नहीं करेंगे, ना डील करेंगे विदाउट माय परमिशन. क्लियर? आगे बढ़िए. इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ चार्ज एंड द चार्ज होल्डर ब्रिंग्स एन एक्शन टू एनफोर्स हिज सिक्योरिटी. बिल्कुल सर, आप तो अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट से आप लिटरली अपने पे भी फील करके देखो कि अगर आपको फ्लोटिंग चार्ज दिया जाए, सर फ्लोटिंग तब तक फ्लोटिंग रहेगा ना जब तक आपकी पेमेंट सेफ है, जब तक आपका पैसा जो आपने कंपनी को दे रखा है अगर वो सेफ है, तब तक मैं बेसिकली क्या करूंगा, उनको फ्लोटिंग चार्ज में ही रहने दूंगा. बट सर अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है,
कंपनी वाउंड अप की पोजीशन में है, कंपनी बिजनेस बंद कर रही है, रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट हो चुका, या मेरी ही इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का तुम क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, सर उसी दिन से फ्लोटिंग चार्ज आपका खत्म, कम्स टू एन एंड, एंड फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, शुरू। क्यों, मैं अनसिक्योर्ड में देख रहा था अपने आप को भाई, अनसिक्योर्ड में थोड़ी जाना मैंने, मैं तो सर सिक्योर्ड में रहना चाहता हूं, उसी दिन अपना फ्लोटिंग चार्ज क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? ये अपना लास्ट टॉपिक था आई थिंक सो। आफ्टर दैट यहां पे सबसे पहले चैप्टर 6 नेक्स्ट ऑन, आपके पास टॉपिक के लास्ट में क्या गिवन है, कुछ एमसीक्यूज, तकरीबन कितने गिवन है टोटल, 18। क्लियर? एक तो ये एमसीक्यूज अपनी आदत बनाओ, ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद साथ के साथ इनको कंप्लीट करें। क्लियर? प्लस सर बुक के अंदर, इसी के अंदर कुछ आपने रीड आउट करनी होती हैं, एंड प्लस मॉड्यूल में से जो सर कोई टॉपिक अगर डिस्कस नहीं भी हुआ तो आप अपने लेवल पे उसको उठाओ। क्लियर? समटाइम्स, अब तो चलो अपन रिसेंटली जितने टॉपिक्स हमने करे हैं साथ साथ हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। स्टिल अगर कोई प्रीवियस टॉपिक, आई थिंक सो चैप्टर नंबर 3 जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट के रिलेटेड था, उसके क्वेश्चंस हमने मॉड्यूल में से डिस्कस नहीं करे, क्लियर, तो वो आप अपने लेवल पे एक बार स्टार्टअप करें। कितने क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 8-10 इतने ही होंगे। क्लियर? सो ये अपना स्टडी का जो पैटर्न है स्टार्टिंग से ही ऐसा रखें। क्लियर? अगर अभी से ये चीज आपने डन कर रखी हो, एंड प्लस स्पेशली वर्ड सिलेक्शन करना अभी से क्या करो, स्टार्ट करो। सिलेक्शन मींस कौन सा पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज लर्न करने वाली है, वैसे इंपॉर्टेंट मैं मार्क करवा रहा हूं साथ साथ। क्लियर? बट सर सीए में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो आप ड्रॉप आउट करके जाए। ड्रॉप आउट वर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर? जो चीज हम ड्रॉप करते हैं वही पेपर में मिलती है हमेशा, इसीलिए हम तो कहते हैं जी सीए लाइन में स्पेशली ड्रॉप आउट तो कुछ है ही नहीं, कुछ छोड़ के तो जाना ही नहीं है। कम आता है कोई नहीं, बट कुछ ना कुछ तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होकर मत जाना कभी भी। क्लियर? कि पता ही नहीं लग रहा सर है क्या, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। एंड ये एमसीक्यूज प्लस बुक की केस स्टडीज जो टॉपिक के साथ साथ हैं, एंड मॉड्यूल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा ईच एंड एवरी टॉपिक का पार्ट बनाए रखें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑन, मॉड्यूल ओपन करो जी फटाफट। हाँ जी, इसकी वैसे डेट रेलेवेंट नहीं है, हमें तो जस्ट पर्पस क्या था, चार्ज जो है इसकी कमेंसमेंट से पहले हुए या बाद में, डेट यूज हो रही है। हाँ, एक में लिखी हुई थी, ये 2 नवंबर 18 हम लोगों ने आई थिंक सो वहां भी पढ़ी थी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 2 नवंबर है बेसिकली, और वैसे भी 2019 एक्ट है ना, तो ये पहले पास ऑन हुआ होगा। क्लियर? तो 2 नवंबर 2018 एक बार चेक करना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, आई थिंक सो वहां वर्ड हमने ये यूज करा था, INC 28 चैप्टर 2 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में देख 2 नवंबर, हाँ ऑन और आफ्टर जो बनी है 2 नवंबर 2018, तो बेसिकली वही डेट आप लोगों की ये फाइनलाइज होगी। वहां पे भी यही था ना, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसकी इफेक्टिव डेट थी ये वाली। क्लियर? तो यही हम लेकर चले। इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल, अगर आपकी इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन तो वो उसमें आएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर बताओ। 6.5, ये लास्ट वाली। हाँ जी, क्या है इसमें, जस्ट अ मिनट, यस प्लीज। तो नेक्स्ट ऑन हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई थिंक सो 6-7 क्वेश्चंस थे कुछ, एंड ऑल ओवर टॉपिक हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, साथ साथ इसको भी कंप्लीट करें। पेज नंबर कौन सा अपना, 6.19। ये समरी के बाद आफ्टर दैट टेस्ट योर नॉलेज। सबसे पहले, हाउ विल अ कॉपी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट
evidencing creation of charge are required to be filed with the registrar be verified inside India and outside India. Outside India के केस में अलग अलग थे, कंपनी का CS, डायरेक्टर, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो होगा उसके द्वारा वो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए सर, वो डीड, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इसकी एक कॉपी वेरीफाई करने के बाद ये रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे, फाइल। तो पहला केस कंपनी सील, जब अगर कंपनी सील ना हो तो होता है सीएस और डायरेक्टर का, अगर कंपनी की सील ना हो, हाँ वही, अगर कंपनी कॉमन सील नहीं है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, CS। ऑप्शंस कई हैं, आप नेक्स्ट वन देख सकते हो, बट ये सारे पर्सन मतलब अल्टीमेट वेरीफाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड के बिना आप रजिस्ट्रार के पास वो कॉपी सबमिट नहीं करवाएंगे। क्लियर। एंड इन केस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अच्छा होली और पार्शियली इंडिया में तो है, तो वहां पे कौन थे सर, वन इज अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज। तो सिंपल सा पॉइंट, आई थिंक सो सेकंड पेज पे ही था वो नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़े थे रूल्स के बाद। यस, नंबर 2 क्वेश्चन पढ़िए जी, ब्रीफली एक्सप्लेन the provision enforced by the company's second ordinance 2019. ये वाला जो आपका अमेंडमेंट एक्ट, ये रहा, व्हेन अ चार्ज, डेट आ गई 2 नवंबर 2018, मॉड्यूल क्लियर का चलेगा सर, 2 नवंबर 2018 मतलब डेट आपकी फाइनलाइज्ड हुई, इससे पहले इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 डेज। तो आप हमें बताएं वहां पे क्या था, 30 प्लस मतलब टोटल 300 फ्रॉम द क्रिएशन से, क्लियर, एंड प्लस 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, जब ये एक्ट स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो वही सर, पहले तो इन्होंने वही एक्सप्लेन करा कि सर 77 के अकॉर्डिंग किन किन को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है। सर आपकी प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया हो, आउटसाइड इंडिया हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आपको एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी अगर चार्ज के ऊपर क्रिएटेड है तो आपको वो चार्ज क्या करवाना होगा, रजिस्टर्ड करवाना होगा। कब? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। बट सर यहाँ पे पहली प्रोविजन आपको क्या दी गई, 300 डेज, 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन से आपको विद इन करवाना होगा। एंड अगर 300 डेज के अंदर नहीं करवा सके और इधर से आपका क्या स्टार्ट हो गया, 2/11/2018 अमेंडमेंट एक्ट आपका स्टार्ट हो गया, तो वहां से सर अल्टीमेटली 6 मंथ्स का आपको क्या दिया गया, टाइम दिया गया। क्लियर। तो अल्टीमेट आपको ये जो है रजिस्टर्ड करवाना होगा। नीचे नोट पढ़ देख क्या लिखा हुआ, द कंपनीज अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 स्टैंड एनफोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018। क्लियर। चलिए, डिफाइन द टर्म charge and also explain what is the punishment for default with respect to registration of charge as per provisions of the यस, पहले तो चार्ज क्या है, इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनीज एसेट्स, क्लियर, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, क्लियर, इंक्लूडिंग एज अ सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग मॉर्गेज। क्लियर, पहले तो वो वर्ड। एंड आफ्टर दैट उसने क्या पूछा, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। आज ही बड़ा सेक्शन 86 चेक करना, 86, हाँ आपके भरोसे क्या 86, क्योंकि वहां पे क्या आया था 77 से 85 तक, अगला सेक्शन पनिशमेंट का था 86। क्लियर, लास्ट हमने वही पढ़ा था। तो इसमें कंपनी के ऊपर पनिशमेंट कितनी थी, 5 लाख, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50, एंड अगर विलफुल डिफॉल्ट होगा तो 447 के अंदर। चेक करें सर, इसने भी पूरा वही एक्सप्लेन किया होगा सारा, गलत थोड़ी लिखेंगे। नेक्स्ट आगे चलिए, रेणुका सॉप्स detergent limited in light of second May 2019 that particulars of charge dated on 12 March 2019 in favor of bank were not registered. वैसे सर 12 मार्च 19 को इसने एक चार्ज क्रिएट किया था बट रजिस्टर्ड नहीं करवाया। क्लियर। सो what procedure should the company follow to get the charge आगे क्या लिखा हुआ है, registered? Would the procedure be different if the company realized its mistake of not registering the charge on 7th June instead of 2nd May? Explain with reference to the relevant provision। हल्का सा डेट का कोई चक्कर सा डाल रहा है, पढ़ते हैं एक बार पहले, पढ़िए जी। द चार्ज इन द प्रेजेंट केस was created after two पहली बात तो सर ये आफ्टर दैट, क्लियर हुआ पॉइंट, 2 नवंबर 2018 के बाद। तो प्रोविजन आपकी कौन सी लगेंगी, 30 + 30 + 60। पहला नॉर्मली
आपने चार्ज क्रिएट कब करा? 12 मार्च से 30 डेज के अंदर आपको होना चाहिए था। 30 दिन तो निकल गए, उसके बाद जाके तुझे क्या हुआ? रियलाइज हुआ। तो क्या जब भी आपको रियलाइज हुआ 2 मई को, क्या आप करवा सकते हो? यस। 30 तो निकल चुके थे, अगले 30 के अंदर आप करवा रहे हो तो एडिशनल फीस, एंड वो भी निकल चुके, तो नेक्स्ट 60 डेज एड वोलेरम फीस के अकॉर्डिंग। तो पहला पैराग्राफ 30 डेज पढ़ो एक बार इसको। इनिशियली The prescribed particulars of the charge together with the instrument, if any, by which the charge is created or evidenced, or a copy thereof duly verified by a certificate are to be filed with the registrar within 30 days of its creation. वो तो हम पढ़ चुके। In this case, particular charge were not filed within the prescribed period of 30 days. However, the registrar is empowered under clause B of the first proviso to this section extend, इसके पास पावर है एक्सटेंड करने की 30 days by another 30 days, जिसको तुम वर्ड लिखते हो 60 days from the date of creation on payment of prescribed, क्या लिखा हुआ है? additional fees. Clear? So taking advantage of this, Renuka Soaps and Detergent Limited, मतलब each and every word ना clearly लिखा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके नंबर कहीं ना कहीं से काटे जाए। एटलीस्ट जो प्रोविजन होनी चाहिए प्रॉपर वैसे सारी प्रोविजन इसने क्या करी? एक्सप्लेन करी। सर देखिए वैसे तो इतने दिन में होनी चाहिए, बट रजिस्ट्रार के पास पावर, जब आप भी, चलो सेक्शंस को छोड़ो, इतना भी कम से कम अगर आप लिखते हैं ताकि जो चेकर है ना, अल्टीमेटली उसको पूरा कॉन्सेप्ट आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू क्या करवा रहे हैं? एक्सप्लेन करवा रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर? आगे टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, वो इमीडिएटली फाइल कर सकती है particular of charge with the registrar after satisfying him through making an application that कि उनके पास sufficient cost था। वो आपने पढ़ा था, ये भी पॉइंट आया था कि सर 30 + 30 ऐसे नहीं, एडिशनल फीस बोल कितनी है? वहां पे आपने क्या पढ़ा था? सर अप्लाई करना होगा, सफिशिएंट कॉज विद रीजन आपको वहां पे देना होगा, देन रजिस्ट्रार आपको वो 30 + 30 + आगे 60 जो भी देना है वो तब टाइम देगा। क्लियर? आगे if the company realized its mistake of not registering the charge on 7 2019 instead of 2nd May, it shall be noted that the period of 60 days has already expired from the date 60 days तो हो चुके, but sir, however, clause B of second proviso to this section provides एक और opportunity for the registration of charge by granting further 60 days by paying, word क्या लिखा हुआ है? italic में लिखा already, ad valorem fees. Clear? Since the first 60 days and next on आप already पढ़ चुके हो। Clear? So next is आगे चलिए। किसका? वो वैल्यू बेस्ड काइंड ऑफ। हाँ मिस्टर अंतरिक्ष पढ़िए जी। Mr. Antriksh purchased a commercial property in Delhi belonging to NRT Limited after entering into contract with the company. At the time of registration, Mr. Antriksh come to know that the title deed of the company is not free. But इसको कब पता लगा? At the time of, but contract तो मेरा पहले ही हो चुका था परचेज करने का। And the company express its inability, कंपनी कहती हाँ सर हम फ्री नहीं करवा पाए, हमने आपको बताया नहीं, whatever. कंपनी अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर रही है टू गेट द टाइटल डीड ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, कंटेंडिंग दैट ही ought to have knowledge of the charge created on the property, कि आपको इस बात का पता होगा कि हमारी इस एसेट के ऊपर क्या है? चार्ज क्रिएटेड है, डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। हियर सेक्शन दोबारा 80 चेक कर लो पक्का। चलो हाँ नीचे भी देख लिया, ठीक है। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग सो जो भी आपने चार्ज बेसिकली क्रिएट किया होगा वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एनी पर्सन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन, ही शैल बी प्रिज्यूम्ड, किस बात के लिए? टू हैव द नोटिस ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स। तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट सिर्फ उसी के, पूरा पॉइंट तो क्या एक प्रोविजन एंड उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करके दे दिया। सर ये किसको पता होना चाहिए था? जो कंपनी के अंतरिक्ष, जो मिस्टर पर्सन जो है परचेज कर रहा है उसको पता होना चाहिए था कि इस एसेट्स के ऊपर क्या है? चार्ज क्रिएटेड है। सो एनआरटी जो लिमिटेड है वो अपने आप में बिल्कुल क्या है? सही। नेक्स्ट इज एबीसी लिमिटेड। चार्ज इन फेवर ऑफ ओके बैंक, द चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड, लेटर द बैंक एनहांस्ड द फैसिलिटी बाय अनदर ₹20। एनहांस्ड मतलब इंक्रीज्ड, मॉडिफिकेशन ड्यू टू इनएडवर्टेंस दिस मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड, मैं नहीं करवा पाया modification, advise the company as to the course of action to be pursued in this
रिगार्ड क्या होगा जी? सीजी को पावर ऑफ सीजी आज ही आपने पढ़ा, पावर ऑफ सीजी। यहाँ पे आपको CHG 8 के अंदर, CHG 8 के अंदर फाइलिंग करनी होगी, एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एंड वहां पे आप क्या डिमांड करेंगे? बेसिकली टाइम लिमिट, कि मुझे सर थोड़ी एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाए ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। क्लियर? मैं वहां पे फाइलिंग नहीं करवा पाया, बट एज सुन एज पॉसिबल मैं ये फाइलिंग क्या करवाऊंगा? कंप्लीट करवाऊंगा। काइंडली ग्रांट अस सम टाइम। क्लियर? तो CHG 8 के अंदर एंड सेक्शन 87 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी। तो जो भी टाइम लिमिट उसको प्रोवाइड करवाना है वो टाइम लिमिट आपको प्रोवाइड करवा के, बट एक नीचे क्या लिखा हुआ है? बिफोर डायरेक्टिंग द टाइम लिमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। हाँ, वो कंडीशंस कि सच डिफॉल्ट वाज एक्सीडेंटल ड्यू टू इनएडवर्टेंस या ड्यू टू दे हैव सम सफिशिएंट कॉज और नॉट ऑफ नेचर, सच नेचर व्हिच is prejudicial to the interest of creditors or shareholders। ऐसा नहीं है। क्लियर? अगर आप सेटिस्फाइड हैं, सीजी अगर सेटिस्फाइड है, देन इन दैट केस आपको वो अलाउ करेंगे सच टाइम लिमिट कि आप इसके अंदर अंदर ये मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं। क्लियर? द एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड। अच्छा, ये तो रेपिटेशन दोबारा उसके पॉइंट से ही दे दी गई। क्वेश्चन 7 लास्ट है ये। Ranjit acquired a property from ABC Limited, which was mortgaged to OK Bank. He settled the dues to OK Bank in full, and the same was registered to the sub-registrar, who has noted that the mortgage has been settled. But neither the company nor OK Bank has filed particulars of satisfaction of charge with the registrar of companies. नहीं, इनके पास क्या आया था? And the same was registered with the sub-registrar, who has noted the mortgage has been settled. Okay. सब रजिस्ट्रार तो ये हुए ना, जैसे चार्ज वगैरह जो अपने नॉर्मल डीड्स वगैरह बनते हैं उनको सेटिस्फाई करवा लिया, बट मेन तो रजिस्ट्रार ऊपर बैठा है। सेटिस्फाई तो उसके पास करवाओ ना जो करवाना है। बैंक ने कोई पर्टिकुलर, ना तो कंपनी ने ना बैंक ने कोई पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए ROC के पास तो गए नहीं। कैन मिस्टर रंजीत कौन हुआ? नया बायर एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी, जिसने ABC लिमिटेड से 3 पार्टीज हैं। कौन कौन? ABC लिमिटेड जिसकी प्रॉपर्टी थी ओके बैंक, चार्ज होल्डर। क्लियर? अब ना तो सर कंपनी गई, ना कौन गया? चार्ज होल्डर, जबकि पैसे पेमेंट हो चुकी सारी कंप्लीट। अब यहाँ पे वो वर्ड आया था ना, नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द कंपनी। क्लियर? देन वहां पे कोई भी पर्सन, कोई भी क्या इंटरेस्टेड पर्सन, ये मिस्टर रंजीत ही तो है, ये पर्सन एविडेंसिंग प्रूफ करते हुए एविडेंसेस लेकर जाएगा कि सर ये कंपनी का चार्ज क्लियर करो, ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली है। अब जो आपका पॉइंट था श्रुति, जो आप पूछ रहे थे कि सर ये रजिस्टर ऑन इट्स ऑन कैसे कर देगा, ये पर्सन खुद आया कि सर ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी है, कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही, तो कृपा करके इसका चार्ज क्या करें? सेटिस्फाई करवाएं और ये मेरे नाम पे होगी। क्लियर? पढ़िए। कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सीक एनी रिलीफ इन दिस रिगार्ड? यस, आप अपना अप्लाई करें, एविडेंसेस प्रूव करें, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होगा, 3 वर्ड कि डेट हैज बीन रीपेड इन फुल, नंबर 2 द चार्ज हैज बीन रिलीज्ड, नंबर 3 नो मोर प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी की अब वो प्रॉपर्टी नहीं रही, तो सर ये अपना क्या कर देगा? चार्ज रजिस्टर्ड कर देगा। ये रहा। क्लियर? सेटिस्फाई कर देगा, खत्म करेगा, एंड नेक्स्ट ऑन मिस्टर रंजीत जो है वो अपना प्रॉपर्टी एंजॉय करेगा। सिंपल सा। क्लियर? आगे चलिए जी। अच्छा, एक इंटीमेशन का पॉइंट था कि जब आप सेटिस्फेक्शन वहां पे नोट डाउन कर देंगे तो 30 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे आप? एक नोटिस कंपनी को और चार्ज होल्डर को कि मैंने चार्ज वो क्या करवा दिया? सेटिस्फाई करवा दिया। क्लियर? एंड सर इसके अलावा और तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हर क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिए। इज दैट क्लियर? डन। सो नेक्स्ट ऑन एज पर डिस्कशन पार्ट बी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑन क्लास से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स जब आप सीख लेंगे, देन साथ के साथ नेगोशिएबल क्या करवाऊंगा? कंप्लीट करवाऊंगा। अब थोड़ा सा कंपनी लॉ से ब्रेक। क्लियर? पार्ट बी भी थोड़ा कवर अप कर लें साथ साथ। क्लियर? एंड कंपनी लॉ में दोबारा फिर आएंगे जब आपके ये शेयर कैपिटल वाला टॉपिक, डिपॉजिट्स का टॉपिक, एंड नेक्स्ट ऑन मैनेजमेंट को लेकर जो टॉपिक आई थिंक सो 3 ही पेंडिंग है हमारे, 4, 5, 7। अब पहले नीचे वाला पार्ट थोड़ा कंप्लीट कर लें। क्लियर? आफ्टर दैट कंपनी लॉ में दोबारा वापस, और वैसे वो टॉपिक काफी बड़े हैं, ठीक है ना, तो अल्टीमेट थोड़ा सा ब्रेक लेके इधर चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ओर, नेगोशिएबल की ओर, ये डन करेंगे। क्लियर? ओके जी। एंड आफ्टर दैट जस्ट अ मिनट,